नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू, थैंक यू वेरी मच। सर, लेबनान में भारतीय एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है भारतीयों के लिए कि जल्द से जल्द वो लेबनान छोड़ दें। तो यानी कि ये माना जाए कि हालात और ज्यादा गंभीर होने वाले हैं, इजराइल के और हमले तेज हो जाएंगे लेबनान पर। हाँ बिल्कुल, देखो अब सच्चाई ये है कि लेबनान पे ग्राउंड अटैक करने वाला है इजराइल, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि अगर आप सीक्वेंस ऑफ एक्शन देखें तो पहले इस सच्चाई है कि जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया था, उसके बाद इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया गाजा पट्टी पे। और अभी उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी, करीब पे 1 साल हो गया, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया, उसको डिग्रेड कर दिया। अब उसको पता है कि हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह और हूती रिबल, ये भी तीनों ईरान की प्रॉक्सी हैं जो ईरान ट्रेन करता है। बल्कि हमास जो है एक प्रकार सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, जबकि हिजबुल्लाह और हूती रिबल शियाज है। और हिजबुल्लाह जो है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी हमास से 3 से 4 गुना है। उसके पास करीब करीब 1.5 लाख के रॉकेट और मिसाइल हैं, 125 से 1.5 लाख उसके लड़ाकू हैं, आर्मर्ड ब्रिगेड है, और उसके पास ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। तो इसलिए ईरान को पता, ईरान ने इनको ट्रेन किया है। इसलिए इजराइल को मालूम है कि हमास को तो उसने डिग्रेड कर दिया, मगर अब वो हिजबुल्लाह को डिग्रेड नहीं करेगा तो आने वाले समय में जो हिजबुल्लाह है वो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम डालने वाला है। एक दूसरी बात ये भी है कि जो हिजबुल्लाह है वो जब हमास के साथ इजराइल लड़ाई कर रहा था तो हिजबुल्लाह से ज़्यादा टक्कर नहीं दी, क्योंकि वो एक टाइम पे 2 फ्रंट नहीं खोलना चाहता था। जबकि हिजबुल्लाह उस पर फायर करता रहा, हूती रिबल यमन से करता रहा, मगर उसका मेन एम हमास था। अब हमास को उसने डाउनग्रेड कर दिया है। अब उसका पूरा फोकस जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ हो गया। और हिजबुल्लाह ने भी क्या किया है कि जो हिजबुल्लाह सदर्न लेबनान से उन्होंने इतना फायर किया है नदन पार्ट ऑफ इजराइल कि वहां से 60 से 70 हजार के करीब जो इजरायली हैं उनका भी प्लान करना पड़ा वहां से, और उनको पीछे लाया गया है। तो अब एम क्या है नेतन्याहू का, इजराइल का एम 3 फोल्ड है। एक तो ये है कि जो हिजबुल्लाह है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डाउनग्रेड करना, जैसे हमास की किया है, कि आने वाले समय में वो डायरेक्ट थ्रेट ना बन पाए। दूसरा कि जो हिजबुल्लाह ने इलाके में एक प्रकार से फायरिंग करने के कारण जो प्लान किया था इजरायली का, उनको वापस लाना। उसको वापस करने के लिए उसे हिजबुल्लाह को पीछे धकेलना पड़ेगा, एक बफर जोन बनाना पड़ेगा कम से कम 60-70 किलोमीटर का, जो हिजबुल्लाह की सदर्न लेबनान में उनको धका के सेंट्रल लेबनान की तरफ ले जाना है। तो इसके लिए उसको ग्राउंड अटैक करना पड़ेगा। और तीसरा उसका मेन एम है कि किसी तरीके से इस लड़ाई में ईरान शामिल हो जाए, क्योंकि अगर ईरान इसमें शामिल होता है तो फिर अमेरिका की एंट्री हो जाएगी, और फिर ईरान जो न्यूक्लियर हथियार बनाने के बहुत करीब है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ईरान ही है सभी प्रॉब्लम की जड़ें। क्योंकि ईरान ने की हैं ये 3 प्रॉक्सी, जो हिजबुल्लाह, हमास और हूती, प्लस जो उसकी मिलिशिया है इराक और सीरिया में, वो भी उसके ही एक प्रकार से नॉन स्टेट एक्टर, और वो कार्रवाई करते हैं उसके। तो इसका मतलब वो ये भी चाहता है कि किसी तरीके से ईरान इसके अंदर शामिल हो। और जो चौथा, जो एक उसकी पॉलिटिकल कंपल्शन है नेतन्याहू की, क्योंकि पॉलिटिकल कंपल्शन है कि लड़ाई स्टार्ट रखे, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टी के अंदर मेजोरिटी नहीं है गवर्नमेंट में। दूसरा, वो चाहते हैं कि जब तक लड़ाई होगी तब तक उनकी खुद की जो सीट है वो बिल्कुल बरकरार है। अंजू, पर सर, यहाँ आप देखिए कि जो पिछले 2-3 दिन से जो हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, उनकी शुरुआत तो पेजर बम धमाकों से, पेजर को भी उड़ा दिया। मतलब कोई सोच सकता था कि इजराइल या मोसाद इस तरह के हमले भी कर सकता है हिजबुल्लाह पे। अब देखिए, पेजर अटैक में उनके दर्जन भर लोग मारे गए, 2700-2800 लोग जख्मी हो गए, फिर वॉकी टॉकी में धमाके हो गए, सोलर पैनल में धमाके हो गए। ये वॉर जो है एक अलग लेवल पर पहुंच गया हुआ है। बहुत सोची समझी साजिश के तहत इजराइल जा रहा है। आप इस लड़ाई का एस्केलेटरी लीडर को देखें कि उसने पहले क्या किया है कि
इसके जो टॉप कमांडर्स हैं हिजबुल्लाह के, उनको मारने की कोशिश की है। अगर आप देखें कि इसका जो फवाद शकूर था उसको मारा गया, जो कि मिलिट्री कमांडर था, उसके बाद कोई खास रिस्पॉन्स हिजबुल्लाह का नहीं हुआ। अब इब्राहिम अकील को भी मारा गया और अभी तीसरा लीडर भी मारने की खबर है। जो तो कहने का मतलब यह है कि जो फेज 1 में अहमद महमूद कुबैशी, तो उसने क्या किया है कि पहले कमांडर्स को मारा है, फिर उसका कम्युनिकेशन नेटवर्क को बर्बाद किया, जिस प्रकार से उन्हें पेजर्स को और आपके वॉकी टॉकी को और इसका जो नेटवर्क था, कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसको बर्बाद किया है अपने फायरिंग से, रॉकेट और मिसाइल से। और तीसरा, उसने सॉफरिंग अप, जिसको हम बोलते हैं प्रिपेटरी बम्बार्डमेंट, कि उनको मालूम था कि कहाँ पर इसके रॉकेट, मिसाइल और इसके हथियार रखे हुए हैं, क्योंकि उसने सिविलियन एरिया में रखे हुए हैं। सिविलियन से उन्होंने किराए पे लेके घरों पे अपने मिसाइलें, रॉकेट छुपा रखी थी। जिस प्रकार से हमास ने एक सिविलियन का ह्यूमन शील्ड किया, इसी तरीके से हिजबुल्लाह ने भी किया था। बिल्कुल, हॉस्पिटल में, मॉस्क के नीचे, और या आपके स्कूल के नीचे, इस स्कूल के नीचे, तो इसी तरीके से इसने किया। तो उसने सिस्टमैटिकली किया है, कम्युनिकेशन नेटवर्क को बर्बाद किया है, उसके कमांडर्स को मारा है, मोरल को डाउन किया है, इसकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है, उसके जो मिसाइल स्टेशन और रॉकेट की हैं, उनको बर्बाद किया है। और उनके मोरल डाउन करने के लिए काफी हद तक उसने अपने स्ट्राइक किए हैं, बाई एयर से भी, और स्पेशली रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से। अब क्योंकि मोरल डाउन है, सॉफ्टनिंग अप कर दिया, तो नेक्स्ट फेज ऑटोमेटिकली है ग्राउंड इन्वेजन। ये कार्रवाई ग्राउंड इन्वेजन से पहले की जाती है, जिससे कि दुश्मन रेजिस्टेंस कम दे, उसका हौसला इतना कम कर दो कि जब ग्राउंड फोर्सेस जाएं तो ग्राउंड फोर्सेस को इतना रेजिस्टेंस ना मिले। तो उसी हिसाब से जो इजराइल चला हुआ है। अब जब उसने ये सारा कुछ कर दिया और कंप्लीट एयर सुपेरिटी गेन कर ली, हमें यह समझना चाहिए कि जो इजराइल की एयर पावर बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है कंपेयर टू हिजबुल्लाह के पास कोई खास वो नहीं है। इसके बाद F-22 रेप्टार, F-35, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट इसको मिले हुए हैं अमेरिका से, वो उसने हासिल कर रखे हैं। तो अब ये ग्राउंड इन्वेजन करेगा, और वो ग्राउंड इन्वेजन कभी भी हो सकता है। और इसीलिए ये जो एडवाइजरी भारत की गवर्नमेंट ने भी दी है कि आप लेबनान को छोड़ दें। अंजू सर, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ज्यादा अच्छे हथियार जो है वो इजराइल के पास है, लेकिन हिजबुल्लाह के पास हथियार कहां से आते हैं? अब सोचिए कि हिजबुल्लाह का आतंकवादी संगठन ही तो हुआ, जैसे हमास है या फिर हुती है, लेकिन इनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग तो खड़ा ही है। बिल्कुल, आपको मैंने बताया कि सब जड़ों की एक ही प्रॉब्लम है, वो ईरान। ये सारी प्रॉक्सी ईरान की हैं। जैसे मैंने बताया, ये तीनों एच जो हैं, हमास, हिजबुल्लाह और होती रेबल, इसमें से जो हमास है वो सुन्नी मिलिशिया है, और जबकि हिजबुल्लाह और होती रेबल शिया है। क्योंकि ईरान शिया का अगर एक प्रकार से अपने आप को थानेदार समझता है, और इस प्रकार से उसी ने इनको हथियार दिए हैं, उसी ने उसको फाइनेंस कराता है, ट्रेनिंग कराता है। तो ये सारी ईरान की प्रॉक्सीज हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर कुछ हथियार इनको चीन और रूस से भी मिल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया से भी, वो ईरान के थ्रू है। कि अभी ऐसे भी देखने में आया कि कुछ ना कुछ जो मदद है वो चीन से, ईरान और आपके नॉर्थ कोरिया और रूस से मिल, उसकी वजह बताता हूं। अगर आप देखें रशिया यूक्रेन लड़ाई में, तो रूस को ईरान बहुत सपोर्ट कर रहा है। शाही ड्रोन वहीं से गए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल वहां से गई, और तो बदले में रूस भी ईरान को काफी हथियार दिए हैं, और उनका इस्तेमाल अब हिजबुल्लाह और होती रेबल और हमास के पास पहुंचे। तो सच्चाई है कि चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे होती रेबल हो, या हमास हो, या जो इनके मलेशिया, इराक और सीरिया में, इनके पीछे ईरान का ही हाथ है। ईरान ने इनको फंड दिए, ईरान ने इनको ट्रेन किया है, और ईरान ने इसको हथियार दिए हैं। मगर कुछ हथियार अब इनको चीन से, रूस से और नॉर्थ कोरिया से, ईरान के थ्रू मिले। ये डायरेक्ट कोई चीज नहीं आती। और यह सच्चाई है कि अब जो इजराइल है उसने मन बना लिया है कि वो अब ग्राउंड ऑपरेशन करेगा। अंजू, पर सर, ताज्जुब की बात यह है कि जो लड़ाई पिछले साल 8 अक्टूबर को, अब तो साल हो जाएगा अगले महीने, शुरू हुई थी हमास और
इज़राइल के बीच में, उसमें हिज़्बुल्लाह तो हम कह सकते हैं खामखा कूद गया, आ बैल मुझे मार ही कर लिया उसने, और उसका तो ऐसा बैंड बजाया है इज़राइल ने कि कई दिनों तक नहीं उठ पाएंगे वो तो लोग। हमास और हिजबुल्लाह जो है ये मलेशिया हैं, बार बार इजराइल कर रहा है हमारा पैलेस्टाइन के लोगों से कोई वो नहीं है, हमारा हम पैलेस्टाइन के लोगों को टारगेट नहीं कर रहे, और अगर कोई टारगेट कर रहा है तो वो हमास ने उनको ह्यूमन शील्ड बनाया था गाजा पट्टी में। और इसी प्रकार से जो अभी लेबनान के अंदर है, ये लेबनान के सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जा रहा, ये हिजबुल्लाह को किया जा रहा है, जिसने वहां पर लोगों को एक प्रकार से पैसा दे के या डरा के अपना हथियार, अपने मिसाइल रॉकेट उनके घरों में रखे हैं, उनके हॉस्पिटलों में रखे, स्कूल में। तो सच्चाई है ये हिजबुल्लाह और हमास और होती ये सब के सब मिलिटेंट ग्रुप हैं, ये ईरान ने ट्रेन किए। तो ये लेबनान बार बार इतलाएं बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हिजबुल्लाह है वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है, वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपको मरवा देगा। ये सच्चाई है। हमास को भी ये सब ने भी ऐसा ही किया है पैलेस्टाइन के साथ, और इसी प्रकार यमन में हो रहा है। मगर इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये इतना आसान होगा इजराइल के लिए? बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। उसकी वजह यही है कि जो हिजबुल्लाह है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी काफी ज्यादा है हमास के मुकाबले। जैसे हम पहले बताया 3 से 4 गुना ज्यादा है, उसके पास रॉकेट मिसाइल भी बहुत ज्यादा, आर्मर्ड ब्रिगेड भी है। तो इतना आसान नहीं होगा, मगर इजराइल ने मन बना लिया है कि उसको हमास की तरह इसकी भी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डाउनग्रेड करना और अपना जो एक बफर जोन बनाना और जो लोग प्लान करके थे उनको वापस लाना। 1000 से ज्यादा लोगों के अब तक मारे जा चुके हैं। ऑफिशियल फिगर तो 620 लोग ही बता रहा है, लेकिन हजारों लोग मारे जा चुके हैं। 5 लाख के आसपास लोगों ने पलायन किया लेबनान के इन इलाकों से। लेकिन एक वक्त वो था जब ये कहा जा रहा था कि इजराइल को अमेरिका अब हथियार नहीं दे रहा है, और इजराइल को भारत ने भी हथियारों की सप्लाई की थी। आपको याद होगा उस वक्त कुछ एक लोग उठकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि रोका जाए भारत सरकार को कि इजराइल को मदद ना की जाए। तो अब आपको क्या लग रहा है, अगर ये युद्ध इस स्तर तक आ जाता है कि ग्राउंड से इन्वेजन करता है इजराइल, तो आपको लगता है कि हथियारों की सप्लाई अमेरिका से होती रहेगी और वहां पर चुनाव भी है तरफ से, तो अमेरिका में क्या कुछ होगा अगर ये वॉर और ज्यादा एस्केलेट होता है? हाँ देखो, सच्चाई ये है कि ये जो लड़ाई है एस्केलेट हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। और अमेरिका चाहता है कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई एस्केलेट ना हो, और वो चाहता है कि जो इलेक्शन है स्पेशली प्रेसिडेंट के नवंबर में, उससे पहले कोई समझौता हो, कोई सीज फायर हो। अभी अमेरिका और फ्रांस ने भी एक 15 या 21 दिन की सीज फायर की प्लान दी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जो कि इजराइल ने उसको नकारा कर दिया। हमें ये समझना पड़ेगा ये जो हथियार मिल रहे हैं इजराइल को, ये अमेरिका से मिल रहे हैं। अमेरिका हथियार देने नहीं बंद करेगा। हो सकता है यूके ने कुछ टाइम के लिए बंद किए थे, मगर अमेरिका हथियार देने बिल्कुल नहीं बंद करेगा। अब ईरान क्या चाहता है कि जो इजराइल क्या चाहता है कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई के अंदर दाखिल हो, और इसलिए अगर आप देखें जो नए प्रेसिडेंट है ईरान के जस्कियान, वो यूएनजीए में बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इजराइल ट्रैप लगाने की कोशिश करा कि किसी तरीके से ईरान इसके लड़ाई में शामिल हो। इजराइल क्यों चाहता है ईरान को? क्योंकि अगर ईरान शामिल होता लड़ाई में तो अमेरिका को भी इस लड़ाई में आना पड़ेगा, और इस लड़ाई में आने का मतलब अमेरिका का है, तो इस लड़ाई का एक तो दायरा बढ़ेगा, और दूसरा ईरान का जो नुकसान बहुत होगा। ईरान की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, ईरान के ऊपर बहुत इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं। ईरान डायरेक्टली इस लड़ाई में नहीं आता। वो इस्माइल हानिया जो मारा गया था, हमास का लीडर, आपका एक प्रकार से ईरान के अंदर कि वो स्ट्राइक करेगा, वो भी उसने नहीं किया। उसकी वजह यही है, उसकी इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं करी। वो चाहता है कि मैं जो भी कार्रवाई करूं अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू कराऊं, हिजबुल्लाह, हमास और होती, या इराक और सीरिया में जो मिलिशिया है। मगर इजराइल चाहता है कि ये किसी तरीके से ईरान आए, ईरान की एंट्री होगी तो अमेरिका को भी आना पड़ेगा, और फिर ये एक लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, और ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को भी बर्बाद कर देंगे जैसे पहले करते रहे। क्योंकि तभी तो वो अभी तक न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाया, जबकि नॉर्थ कोरिया
और इजराइल, भारत और पाकिस्तान बन गए, तो ये भी है। क्या अमेरिका इस लड़ाई को क्या चाहता है? अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता ये लड़ाई का दायरा बढ़े। उसको मालूम है कि जो इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, और बाइडेन चाहता कि किसी तरीके से कोई सीज फायर हो तो जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है कमला हैरिस, उसको फायदा होगा, इसमें कोई शक नहीं। कमला हैरिस आती है तो वो वही पॉलिसी फॉलो करेगी जो जो बाइडेन कर रहा है। इतना मुझे लगता नहीं वो दोनों तरफ है कि 2 स्टेट पॉलिसी भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ एक प्रकार से इजराइल को भी हेल्प करेगी। बाइडेन है वो मुझे लगता है इजराइल के काफी नजदीक हैं। पहले भी जो इब्राहिम अकॉर्ड किया था वो बोलते कुछ है, मगर ये सच्चाई है कि वो इस मामले में इजराइल के साथ खड़े होंगे। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि ये अगर लड़ाई चलती है और अगले इलेक्शन पार हो जाते हैं और जनवरी में जो भी एक प्रेसिडेंट होगा, दोनों आए, इजराइल की तो हेल्प होगी। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज्यादा ऑल आउट जाएंगे और कमला हैरिस तो वही पॉलिसी फॉलो करेगी जो बाय एंड लार्ज जो बाइडेन कर रहे हैं, सेफ वाली पॉलिसी, क्योंकि उसको अफ्रीकन अमेरिकन, अरब अमेरिकन का भी ध्यान है। अब बात आती है इसका इम्पैक्ट भारत पे क्या है। और जैसे आपने बहुत अच्छा बताया था कि भारत लोगों को बता रहे हैं कि आप उसको छोड़ के वहां से चले। देखो, भारत नहीं चाहता ये लड़ाई बढ़े। भारत चाहता है इसमें कुछ न कुछ शांति आए, क्योंकि फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर सबके रेट बढ़ गए। रशिया यूक्रेन लड़ाई में अभी हो क्या रहा है, हौती रेबल रेड सी के अंदर बहुत सक्रिय हैं। कमर्शियल शिप जो है वो मेडिटेरियन से, जो रेड सी से मेडिटेरियन नहीं जा पा रही हैं, जो कि एशिया से यूरोप के लिए सबसे छोटा रास्ता था, वहां पर हौती रेबल हमला कर रहे हैं। तो ये पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को का घेरा लगा के जा रहे हैं। तो वहां पर रेट बढ़ गए हैं आपके सामानों के, और इसी प्रकार से जो इंश्योरेंस है वो भी बढ़ गई, 15 से 20% ट्रेड का जो ओवरऑल रेट है वो भी बढ़ गया। तो भारत नहीं चाहता कि ये लड़ाई बढ़े। तो G20 की मीटिंग के अंदर IMF क्या था, इंडिया मिडिल ईस्ट जो यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो वो है वो बहुत जरूरी है। अगर लड़ाई चलती है, बढ़ जाती है और काफी देश इसमें आ जाते हैं तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। वो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आप अंजू, आप तो बहुत ज्यादा कवर करते हैं फॉरेन अफेयर्स को भी, G20 का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये आते 30 से 35% ट्रेड इधर से जाएगा, और ट्रेड का जो भारत एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, और इसी प्रकार से सऊदी अरेबिया भी उसमें था, इजराइल भी उसमें था, हाफिया पोर्ट भी था, और इसके साथ साथ यूरोप में जाने के लिए बहुत ही नजदीक, बहुत ही जल्दी वाला रास्ता था। वो भारत के इकोनॉमी को बड़ा अच्छा इफेक्ट करता। वो अभी खटास में पड़ा है क्योंकि लड़ाई में, और ये लड़ाई का दायरा बढ़ गया तो फिर तो बहुत ज्यादा खटास में पड़ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि ये लड़ाई का दायरा बढ़े। और भारत जो है, क्या इस लड़ाई के अंदर कोई ऐसा कोई पॉजिटिव रोल है? भारत ये चाहेगा कि लड़ाई का दायरा ना बढ़े, पर भारत की दोस्ती ईरान से भी है, इजराइल से भी है, मगर कितना इम्पैक्ट कर सकता है वो आप समझ सकते हैं कि कोई खास नहीं। जब वो इजराइल अमेरिका की नहीं सुनने को तैयार, तो वो मुझे नहीं लगता ये। पर भारत ने हरदम साथ दिया है। भारत यही कहता रहा है कि जो 7 अक्टूबर को हुआ वो एक प्रकार से टेररिस्ट एक्शन था, वो जेनोसाइड था। मगर भारत ये भी कहता है कि जो पैलेस्टाइन है उनके लिए भी एक प्रकार से कोई जगह होनी चाहिए। 2 स्टेट सोल्यूशन ही के बारे में बात करता है भारत। पीस एंड चाहता है कि शांति से कोई बातचीत का हाल निकले। ये भारत का रवैया रहा है। मगर इस लड़ाई के अंदर क्या अब कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता है? मुझे नहीं लगता डायरेक्ट अभी कोई इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि इजराइल वही करेगा जो उसके नेशनल इंटरेस्ट में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि इस वक्त इजराइल को रोक पाना बहुत मुश्किल है। कोई समझौता अगर ऑफर भी किया जाता है, या भारत जैसे कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया का वॉर रुक जाए, एक कोशिश भारत की तरफ से हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो वॉर जोन में चले गए जब वो यूक्रेन गए,
लेकिन हाँ, उस बिल्कुल। उस 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 दिशा में भी क्या हुआ? उनके वापस आने के बाद ही यूक्रेन ने किस तरह से हमला किया। तो ये बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों को समझाना, ऐसे देशों को समझाना जो युद्ध में आर-पार का मूड बनाकर बैठे हैं, और इज़राइल तो लग रहा है कि इस बार उसने सोच ही लिया है कि अच्छे तरीके से सबक सिखाया जाए। लगभग 1 साल से लड़ाई चल रही है, लेकिन भारत एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलता है, लेकिन फिर भी युद्ध सर किसी के भी फ़ायदे के लिए नहीं होते। सबसे ज़्यादा बिल्कुल। नुकसान इन युद्धों के चलते ही दुनिया को भुगतना पड़ता है। पर अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इज़राइल की क्या स्ट्रैटेजी रहती है, कितनी जल्दी ग्राउंड से इन्वेजन होता है और उसके क्या रिपरकशंस होते हैं, ईरान वॉर में कूदता है या नहीं, अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी होती है, ये सब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो भारतीय लेबनान में रहते हैं, उनको वहाँ से निकलने के लिए एडवाइज़री जारी की गई है, जो इस बात की तरफ संकेत करती है कि आने वाले दिनों में इज़राइल के लेबनान पर और ज़्यादा बड़े हमले होने वाले हैं, हालात खराब होने वाले हैं। सर, आपने बिल समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार अंजू, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।